हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब तक हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में कहाँ तक पढ़ लिया था? मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था मैग्नेटिज्म का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड का ही एक नया लेक्चर, जिसमें हमको क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो उसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे। तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज, या फिर लिख सकते हैं ऑन अ मूविंग चार्ज, ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक है। अब जब बात हो रही है मैग्नेटिक फोर्स की, तो ये तो बात क्लियर हो ही चुकी है कि चार्ज पार्टिकल जो भी होगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड में ही मूव कर रहा होगा। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है या नहीं भी कर रहा है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स थोड़ी ना लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा? जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है। तो चले देखते हैं। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक चार्ज मान लो Q है, जो v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और इसका मास भी आप मान लो कुछ m है। ठीक है। तो जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसी चार्ज के। जितनी चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना बड़ा चार्ज होगा उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और जो ये मैग्नेटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज पार्टिकल कितनी स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें, देखो ये चीज जो आपको बताई गई है, तीन इक्वेशन जो ये बताई गई, ये तभी वैलिड होती हैं जब चार्ज पार्टिकल मूव करे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। कहने का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री होना चाहिए। मतलब चार्ज पार्टिकल, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। और चार्ज भी अगर इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये तीन इक्वेशन से काम चल जाएगा। और इन केस अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे जा रहा है, मान लो थीटा एंगल पे, तो यहां पे एक कंपोनेंट और आ जाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? साइन थीटा। ये कंपोनेंट एक और आ जाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? साइन थीटा। ठीक है। तो अब अगर इन चारों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा देखते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QBV साइन थीटा, ये मिलेगा। अगर हम SI यूनिट्स की बात करते हैं, इन SI यूनिट्स, तो उस केस में K की वैल्यू क्या होती है? 1। K क्या मतलब? कांस्टेंट। आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट यूज करेंगे ना। अरे भाई F इज इक्वल टू K QBV साइन थीटा, ये होगा ना? समझ पा रहे हो? ठीक है। तो अगर हम SI यूनिट्स की बात करते हैं तो K की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो फिर उस केस में जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा? QBV साइन थीटा। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। अब कई लोग इसी फोर्स को कभी कभी कह देते हैं लॉरेंज फोर्स। ये क्या होता है? लॉरेंज फोर्स, LORENTZ। इसको और कुछ लोग क्या कह देते हैं? लॉरेंज फोर्स। लेकिन इसको लॉरेंज फोर्स कहना बिल्कुल गलत है। इसको आप लॉरेंज फोर्स नहीं कह सकते। ठीक है। लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या होता है? जब चार्ज पार्टिकल मूव करे ऐसे रीजन में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, तो उस केस में उस पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, तभी हम उसको कंबाइंड फॉर्म में कह सकते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या कह सकते हैं? लॉरेंज फोर्स। बात को समझ रहे हो? तो ये तो हमारे पास जो आया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा है? FM। इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो गया? अगर आप लोग इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो इसका वेक्टर फॉर्म आप कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म आप क्या लिखेंगे वो समझते हैं। ठीक है। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा वो देखते हैं। क्योंकि हमको पता है कि जो फोर्स होता है वो एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है,
मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है साइन थीटा, और साइन जब भी आता है तो इसका मतलब क्या होता है क्रॉस। अगर कॉस आता तो होता डॉट, कॉस आता है तो होता है डॉट। अरे भूल गए 11th, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे ए बी साइन थीटा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं क्रॉस में लिख सकते हैं, इनको क्या लिख सकते हैं हम क्रॉस लिख सकते हैं, ठीक है, यानी ए क्रॉस बी के फॉर्म में। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या हो जाएगा एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये हो जाता है इसका वेक्टर फॉर्म। क्या हो जाता है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब अगर इसमें हमको इस एफएम की डायरेक्शन निकालना है, तो जो एफएम होगा यानी जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस चीज के वेलोसिटी के, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और यही मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होता है किस चीज के मैग्नेटिक फील्ड के भी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर वेक्टर C इज इक्वल टू लिखा हुआ है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा है कि वेक्टर C जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर A के, और वेक्टर C जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर B के, ठीक है। इसको आप थंब वाले रूल से इसकी डायरेक्शन निकालते हैं ना, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियों को कर्ल करते हैं तो उससे हमें थंब जो देता है वो किस चीज की डायरेक्शन देता है, इसकी डायरेक्शन देता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होगा, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करेंगे तो उससे हमें मिल जाएगा कि उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जो लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब मेरा क्या है सुनो, कि अगर जैसे मान लो कि ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं, क्या मान लिया इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लिया इसको, ठीक है। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है मान लो v वेलोसिटी से ऐसे, और हमें इस पे बताना है ये है चार्ज पार्टिकल, समझ पा रहे हो ना, ये चार्ज क्या है q, और हमको इस पे ये बताना है कि इस पे फोर्स जो लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल चुका है, ये है क्यू बी वी साइन थीटा, समझ रहे हो। इसमें अगर हमको डायरेक्शन पता करना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम क्या करेंगे वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियों को कर्ल करेंगे। वेलोसिटी से पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियों को कर्ल करेंगे, तो उससे हमें जो थंब देगा वो किस चीज की डायरेक्शन देगा, थंब इस वेक्टर की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो वेलोसिटी ऐसी हुई ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियों कर्ल करो आप, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियां कर्ल करेंगे तो फोर्स कहाँ आएगा अंदर, यानी इस चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है अंदर की तरफ। बात को समझे कि नहीं, ठीक है, समझ पा रहे हो। जैसे अगर मान लें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रीजन में क्रॉस में है, क्रॉस का मतलब क्या होता है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, डॉट का मतलब क्या होता है आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मान लो आप ऐसे मूव कर रहा है, कैसे ऐसे, ठीक है। तो इस पे अगर हम फोर्स की डायरेक्शन निकालें तो क्या आएगी, देखो चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो आप ऐसे ही तो उंगलियां करेंगे ऐसे करके, नहीं बात समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो। तो इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, हो जाएगा ना, ओके। अब ये तो हो गई बात मैग्नेटिक फोर्स की। अब हम बात करते हैं कि अगर यही चार्ज पार्टिकल जो है हमारे पास वो ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जिसके पास जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उस केस में क्या सिचुएशन होगी, चलो अब वो देखते हैं, ठीक है। तो इतना हो चुका होगा वैसे, चलो यहां पे लिखते हैं, स्पेस है अपने पास, ठीक है। if this charge moves in a region where electric field is also present, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है ही और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब आ गई है, तो अब क्या होगा,
तो उस चार्ज पार्टिकल पे अब क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इसमें E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F E क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, Q क्या है, चार्ज की वैल्यू। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर A है, या फिर इसको ना मान के आप इसको मानो वेक्टर फॉर्म वाले को, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर A और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर B। ठीक है, तो अब जो हमारा चार्ज है उस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम कर रहा है, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स भी काम कर रहा है। क्योंकि अब जो चार्ज मूव कर रहा है वो दोनों रीजन में मूव कर रहा है, ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल चुके हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स निकाल चुके हैं। तो अगर हमें टोटल फोर्स चाहिए, या आप बोल सकते हो उसको नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, F इज इक्वल टू एफ एम, एम मीन्स मैग्नेटिक फोर्स, प्लस एफ ई, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एम का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी, और प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू इंटू हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें से क्यू को कॉमन कर सकते हैं, तो क्यू कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ई वेक्टर प्लस और क्या बचेगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये बचेगा। तो बच्चों इसी को क्या कहते हैं हम लोग पता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है आपको, ये इसका वेक्टर कहाँ गया, ये है। इसी फोर्स को हम लोग क्या कह देते हैं, लॉरेंज फोर्स। इसको हम क्या कह देते हैं, यानी लॉरेंज फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, नॉट ओनली मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंज फोर्स मींस मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, नॉट ओनली मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहां पे ये पूरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। तो इनका जो टोटल आएगा, रिजल्टेंट आएगा, उसी को हम क्या कह देते हैं, लॉरेंज फोर्स। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं इसमें एक चीज आपको और बताना ये चाहता हूं कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, कहने का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर काम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड नहीं करता चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड पे। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमेशा काम करेगा, चाहे वो मूव करे चाहे वो मूव ना करे। ठीक है, यानी अगर स्टैटिक चार्ज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपको दिखाई दे रहा है सेकंड इक्वेशन से कि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यानी अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में रखा है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि स्पीड कितनी है, जीरो। अगर स्पीड जीरो हो जाएगी तो ये पूरा टर्म जीरो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा स्टैटिक चार्ज पार्टिकल पे, सी। तो स्टैटिक चार्ज पार्टिकल पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कभी भी काम नहीं कर सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मूविंग चार्ज जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है? मूविंग चार्ज फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, अगर चार्ज स्टैटिक है, रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स उस पर काम नहीं करेगा। हाँ, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है किसी स्पीड या वेलोसिटी से, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा डेफिनेटली। वो भी कितना लगता है, क्यू बी वी साइन थीटा, जिसका वेक्टर फॉर्म हम लोग देख चुके हैं। तो क्लियर हो गया ना? चलिए, तो आज के टॉपिक में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।